बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। बकरियों के हवाले से ना मैं आज आपको बड़ी ज़बरदस्त मालूमात दूंगा कि 2030 में हम कहां जाएंगे, हमारा मुल्क किधर जाएगा और बकरी की मार्केट क्या करेगी। बड़े ज़बरदस्त वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इसमें आपको बताऊंगा कि आने वाला जो दौर है ना बकरी का, वो कैसा होगा। ठीक है, बकरी की मार्केट किस तरफ को जाएगी और जो बकरियां बेचने वाले हैं वो किस साइड पे खड़े होंगे। लंबे कानों वाली बकरियां किधर होंगी, छोटे कानों वाली किधर होंगी और नकौड़े वाली किधर होंगी और बगैर नकौड़े वाली किधर होंगी, और गोश्त की मार्केट कहाँ चलेगी। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। और दूसरे नंबर पे ये रवायती फार्मिंग है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। ये फार्मिंग कहाँ खड़ी होगी 2030 में और 40 में, और जो मौजूदा लोग होंगे वो बकरी के साथ क्या कर रहे होंगे, इसके ऊपर तफसील से बात करूंगा। वीडियो हो सकता है आपको 10-15 मिनट की देखनी पड़े, तो आपने वीडियो को देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। मेरा आज जो व्लॉग बनाने का मकसद है, इसमें आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में बकरी की फार्मिंग और गोश्त की मार्केट का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से इंतहाई अहम है कि 2030 से 35 के दौरान पाकिस्तान की बकरी फार्मिंग कहाँ खड़ी होगी और पाकिस्तान की गोश्त मार्केट कहाँ होगी और गोश्त के रेट क्या होंगे। काफ़ी दोस्त मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बकरी फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं और क्या ऐसा तो नहीं होगा कल को कि गोश्त ही 150 रुपये किलो हो जाएगा बकरे का। तो मैंने सोचा मैं ना आपके ये ख़दशात के ऊपर बात करूं, आपको बता दूं कि क्या चीज़, कौन सी चीज़ किस तरफ को जाएगी। तो ये डाटा मैंने काफ़ी सारा इंटरनेट से भी सर्च किया है और ख़ुद से भी जो मेरे पास मालूमात अवेलेबल थी वो भी आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में ना इस वक्त बकरी फार्मिंग का जो शोबा है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल ये सीन है इसका। ठीक है, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर आज भी आप बकरी की फार्मिंग कर रहे हैं ना, आपने अगर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो आप इसमें चाहे रातों रात 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दें, चाहे 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें, तो भी इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है। गोश्त के रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े फार्म है पाकिस्तान में, वो चाहे सारे अपने सरमाए को दिन रात में दुगना कर दें 24 घंटे में, तो भी आपको गोश्त इसी रेट पे मिलेगा। ठीक है, इन लोगों के जितना मर्ज़ी पैसा लगाने से नहीं फ़र्क पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में ना रवायती फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। छोटा, बल्कि छोटे से भी छोटा फार्म जो है ना वो लोग चला रहे हैं। अच्छा, मैं चीज़ें आपको बताता चलूँ। रवायती फार्मिंग के ऊपर भी बात करूँगा और ये भी बताऊँगा कि छोटी फार्मिंग किसको कहते हैं। छोटा फार्मर वो होता है जिसके पास 1 बकरी से लेके 5 या 10 बकरियाँ हों, उसको हम छोटा ही फार्मर गिनते हैं। बल्कि ओवरऑल पूरे मुल्क में यही उसकी रेशियो होती है कि 10 बकरियों तक छोटे से छोटा फार्मर, सबसे छोटा फार्मर होता है ये। इनमें से ये कह लें कि 100 में से ये 90% लोग होते हैं इस तरह के, जिनके पास 1 से 10 तक की बकरियां होती हैं। और इनमें से भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है कि बेचारों के पास बकरा ख़रीदने के पैसे तक नहीं होते और वो 8, 7, 5, 6, 10 बकरियां ही होती हैं। तो बकरे के इंतज़ार में 2-2, 3-3 साल जब बैठे रहते हैं, नहीं जब कोई बात बनती तो एंड ते अक थक के सारे वेच छड़ देने, कहते दफ़ा करो, जान छड़ाओ, इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं। 5% जो आ जाते हैं ना, वो आ जाते हैं 10 से 20-30 बकरियों वाले, 40 बकरियों वाले, जिनके पास वो दरमियाने आ जाते हैं। जो 50 बकरी से ऊपर की बंदा फार्मिंग कर रहा है ना, वो बड़ी फार्मिंग में आ जाते हैं, वो फिर अनलिमिटेड है। लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई इतना बड़ा फार्म नहीं है जिसकी तादाद को लेकर मैं आपको बताऊं कि इसके पास 10,000 बकरी का शेड है या 5,000 या 20,000, जैसे हम जर्मनी में,
اٹلی میں، چائنا کے اندر یہ بڑے بڑے فارمنگ کے شیڈ دیکھتے ہیں یا ریور دیکھتے ہیں ان کے نا، ابھی پاکستان میں وہ سکوپ نہیں ہے۔ موسٹلی لوگ تو جو پیسے والے ہیں وہ بکری کے کام سے ویسے ہی بڑے چالو ہیں، وہ تھوڑا ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے اس میں۔ جب اس کاروبار کے اندر آپ لوگ پیسہ لگائیں گے نا، آنے والے دور میں آپ لوگ پلان کر رہے ہیں اس کے اوپر، لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، جب آنے والے دور میں لوگ اس کاروبار کے اوپر پیسہ لگائیں گے تو اس کی شکل کو بدل کے رکھ دیں گے۔ جیسے 1985 سے لے کے 95 تک، 98 تک، بلکہ سن 2000 تک تو برائلر کی فارمنگ بڑی سادہ ہوتی تھی، کچا سا شیڈ بنا کے لوگ اس میں مرغیاں رکھتے تھے جالی، اور بس اسی میں برائلر کی فارمنگ ہوتی تھی۔ اور اب آج تو 20 سے 25 دن کے اندر بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور آپ کی دیشکی میں آ جاتا ہے، پک کے آپ کی پلیٹ میں آ جاتا ہے مرغا برائلر کا، ٹھیک ہے۔ آنے والے دور میں بکرے کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ لوگ ایلیویٹڈ شیڈ بنائیں گے جس کو ہم ہائی ٹیک شیڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو چروانے کا سسٹم ہے، یہ توڑی کا سسٹم اور یہ سسٹم اور یہ دیسی سسٹم، سارے گھاس پالو، سبز چارہ پالو، اس سارے کو پیچھے کر دیں گے، یہ ٹی ایم آر کے اوپر آ جائیں گے۔ ان کی بنی بنائی فیڈز آئیں گے، آپ نے اس میں توڑی کوئی چیز مکس نہیں کرنی، بس تھیلا کھولا اور اس کے اندر ڈال دیا، تو اس طرح کا سسٹم آ جائے گا۔ اور ٹوٹل جو ہے وہ جو جسے ہم ہائی ٹیک بولتے ہیں وہ فارم ہوں گے، اس سے بیماریوں کی ریشو کم رہتی ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی ایک ولا کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں، یہ برف والے علاقوں میں زیادہ بہتر ہے، وہاں بہتر ہے، لیکن پاکستان میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی۔ آنے والے وقتوں کے ساتھ بیماریاں بھی طاقتور ہو جائیں گی اور منہ زور ہو جائیں گی، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول شیڈ، سیمی کنٹرول شیڈ کی طرف آنا پڑے گا، ایلیویٹڈ شیڈ، تاکہ میکسیمم جو ہے وہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ تو لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ سرمایہ لگائیں گے، اور اس کو ایک زیادہ تر اس کے اوپر جو پیسہ لگے گا نا وہ گوشت والی بریڈ کے اوپر لگے گا آنے والے دور میں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اتنے لوگ پیسہ لگا دیں گے تو پھر گوشت تو سستا ہوگا، گوشت سستا نہیں ہوگا۔ گوشت جو ہے یہ 2 ارب آبادی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی، ٹوٹل دنیا میں اس وقت 8 ارب آبادی ہے، جس میں صرف 2 ارب مسلمان ہیں جو قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ سنت عمل ہے، فریضہ تو نہیں ہے، سنت عمل ہے قربانی۔ تو یہ بہت بڑی تعداد میں بکرا ذبح ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں حلال میٹ ہے، اس کو قربانی صرف 2 ارب لوگ کرتے ہیں، یا جتنے بھی کرتے ہیں اس میں سے موسٹلی بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں بکرے ذبح۔ باقی کھانے کے حوالے سے اس کو یہودی بھی کھا رہے ہیں، ساری قومیں بکرے کو کھا رہی ہیں، نہ صرف کھا رہی ہیں بلکہ پسند کر رہی ہیں۔ تو دن رات چھریاں اور بوتے نہیں چل رہے ہیں، مشینری چل رہی ہے جو کھالے اتار رہی ہے، اور گوشت دن رات اس کا بن رہا ہے۔ آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے اس کے گوشت کے اوپر بھی بہت پریشر ہوگا، کھپت بہت بڑھ جائے گی، اور کھپت بڑھنے کی ایک بڑی وجہ آبادی کا بڑھنا بھی ہے۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو سال میں 1 کروڑ کا تقریباً 2 سال میں کروڑ کے لگ بھگ آبادی بڑھ جاتی ہے ہماری، اور آبادی جب بڑھے گی تو ظاہری بات ہے پھر اچھا آبادی بڑھتی ہے، ایک آبادی کا بڑھنا ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں لوگ سیٹل ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے، دیہاتوں سے لوگ موو کر رہے ہیں بڑے شہروں کی طرف، وہاں کاروبار ہوتے ہیں۔ تو شہری ماحول جو ہوتا ہے وہ زیادہ مرغے اور بکرے کے اوپر ہے، سب سے بڑی مارکیٹ اس وقت مرغے کے پاس ہے، اور مرغے کے بعد اگر قابل بھروسہ کہہ لیں یا دوسری بڑی مارکیٹ کہہ لیں تو وہ بکرے کی ہے۔ تو بکرے کے میٹ کے حوالے سے آپ نے پریشانی ہونا، ابھی میرے شہر میں بکرے کا جو گوشت ہے وہ 2300 روپے ہے، 2300 روپیز پر کے جی، بلکہ 900 گرام پر کے جی نہیں، 900 گرام آپ کو وزن ملے گا۔ میرے شہر کی بات ہے، چھوٹا سا شہر ہے، چولستان کے ساتھ لگتا ہے، حاصل پور۔ تو اگر آپ لاہور، اسلام آباد، کراچی جیسے شہر میں تو آپ کے پاس 3000 روپے کلو ہے، وہ بھی بوڑھی بکری کا گوشت۔ اگر آپ مارکیٹ سے ایک تندرست بکرا خریدتے ہیں نا، آج خود جا کے ایک اچھا کا مطلب کلر بھی نہیں، نسل بھی نہیں، نہ چھوٹے کان دیکھنے ہیں، نہ بڑے کان دیکھنے ہیں، نہ آنکھیں، نہ نکوڑا، کچھ نہیں، صرف رف بکرا لے لیں آپ، جتنا بھی سستا لے سکتے ہیں 10 کلو کا، اس کا میٹ بنا کے جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آپ کو 3000 سے 3500 روپے کلو آپ کو وہ پڑے گا،
تو कसाई वाला मीट सस्ता होता है, तो ये बूढ़ा शूढ़ा भेड़ें ये सारा बकरे में चलता है। तो अभी फ़िलहाल आपने सोचना भी नहीं कि गोश्त सस्ता हो जाएगा। गोश्त का रेट 2030 के बाद हमें 5,000 पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। किस्मत वाला बंदा खाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। दौर में जो गोश्त बिकेगा ना, उसके ऊपर गोश्त बेचने का तरीका अलग हो जाएगा और खाने का तरीका उसमें भी फ़र्क आ जाएगा। गोश्त के ऊपर आपको लेबल मिलेंगे, ये घास का पला हुआ बकरा है, ये फ़लानी फ़ीड के ऊपर पला हुआ बकरा है और ये जो है कह लें कि हाईटेक फार्म का बकरा है, ये फ़लानी मतलब इस तरह के ना हलाल फ़ीड का बकरा आ गया, ये हलाल मीट का हलाल फ़ीड इसने खाई है, ये ऑर्गेनिक फ़ीड का पला हुआ है और ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। मेबी अभी भी बड़े शहरों में ये चीज़ें हों, हमारे पास तो अभी नहीं, लेकिन ये हमारे शहरों तक भी ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो लोगों को कंपनियाँ डिवाइड कर देंगी। जैसे अभी पानी है, एक किसी बड़ी कंपनी के नाम से नेस्ले से आ रहा है, एक एक्वाफिना से आ रहा है, कोई दुबई का पानी आ रहा है, कोई फ्रांस का आ रहा है। तो ये कैटेगरियों में लोगों को कर देता है कि जो अपर रैंक के लोग हैं, मालदार लोग हैं, वो ये पानी पिएँगे। जो उससे ज़रा कम दर्जे का है, वो नेस्ले का पी लेगा। जो उससे मेरे जैसा है, वो नलके से भी जाके पी लेगा। ठीक है? इसी तरह से गोश्त की मार्केट भी इस तरह से हो जाएगी, इसकी पैकिंग हो जाएगी और दूसरे नंबर पे इसके सेल करने के जो तरीके हैं, वो भी उनमें भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आ जाएगी। उसमें फार्म वाला जो है ना, वो ही मशीन उसके पास लगी होगी, वो ही गोश्त बनाएँगे और बराह रास्त कंज़्यूमर तक पहुँचाएँगे। ये अभी तो फार्मर पालता है पाकिस्तान में, फिर मंडियों में जाता है, फिर वहाँ से व्यापारी खरीदता है, व्यापारी के बाद से फिर कसाई खरीदता है, कसाई के बाद फिर वो ज़िबा होके फिर जिसने ख़रीदना होता है वो कसाई की दुकान से जाके गोश्त लेके आता है। इसमें बड़े कमीशन आते हैं। हर बंदा इसमें से रोज़ी कमा के, रोज़ी भी नहीं, रोज़ा कमा के आगे जाने देता है। कोई इसके कान लंबे करता है, कोई इसकी पुठ बेहतर करता है। हर अपनी-अपनी मतलब वो एक थीम होता है ना कि मैंने इसके ऊपर काम करना है। लोगों को अभी से ज़हन साज़ी लोग कर रहे हैं कि ये लंबे कान, ये कान सब फ़िज़ूल है। गोश्त के ऊपर जब काम हो रहा है तो आपने वो ब्रीड के ऊपर काम करना है जिसका वज़न गेन हो रहा है। तो कानों से आपने क्या लेना है? अगर आप फ़ार्मिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा, आप इन जंजालपुरे में ना जाएँ। मुनासिब मंडियों में जाएँ, मुनासिब जानवर ख़रीदें, कानों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप करें कसाई का काम, आपने क्या लेना है उससे? 2-4 बकरियाँ रख लें, आपको मज़ा ही नहीं आएगा उसमें। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपको कार की मिसाल देता हूँ, जो 1.5 करोड़ की गाड़ी है, वो कितने लोगों के पास है? अगर तो आप किसी महँगे इलाके में बैठे मेरी वीडियो देख रहे हैं, फिर तो वहाँ होगी। मेरे एरिया में यहाँ पे 1.5 करोड़ की गाड़ी मेरे पूरे गाँव में एक आधी होगी। सबसे ज़्यादा कौन-सी चल रही है? मेहरान चल रही है और आल्टो और कल्टस वगैरह ये गाड़ियाँ ज़्यादा लोगों के पास है, क्योंकि हमारी ओवरऑल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 70% मिडल क्लास आती है। इसमें 10-15% जो है वो हाई रैंक अपर क्लास के लोग आते हैं जो महँगी गाड़ियाँ रखते हैं। तो वो लोग आके 12 लाख की बकरी भी खरीद लेंगे, 15 लाख की भी अफ़ोर्ड कर लेंगे, लेकिन इनसे काम नहीं चलता, इनसे घर नहीं चलते, निज़ाम नहीं चलते। निज़ाम ज़्यादा सेल के ऊपर चलता है, लार्ज नंबर आपको बेचने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज़्यादा बेचना पड़ेगा और बेचने में भी आसानी होगी तो फिर आप कहीं कैश करेंगे ना, वरना वो लंबे कान लेके बैठने वाली बात है कि फार्मर की डायरेक्ट एक्सेस होगी कंज़्यूमर तक। आप कराची में बैठे हुए हैं, बहावलपुर से गोश्त आप ऑर्डर करेंगे, आपको मिलेगा। इसका टोटल पैटर्न चेंज हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, गोश्त आपको मिलेगा, टाइम पे गोश्त मिलेगा। बहावलपुर में बैठा हुआ बंदा गोश्त बनाएगा, अपना ऐड देगा और इस्लामाबाद और कश्मीर में बैठा हुआ बंदा अपनी मर्ज़ी का गोश्त खाएगा। इसमें से ये मंडियों के खर्चे और ये सारा कुछ चेंज होगा और बहुत ज़्यादा स्पीड से चीज़ें आपको चेंज होती हुई नज़र भी आएँगी। फार्मों के अंदर बकरियों को मॉनिटर करने का निज़ाम भी बदल जाएगा। अभी तो लोग होते हैं, आपके मुलाज़िम होते हैं, वो देखते हैं कोई जानवर भूखा है, प्यासा है, इतना ज़्यादा गौर नहीं करते। आपका 200, 300, 500 बकरी है, तो फिर इतनी ज़िम्मेदारी भी नहीं लेते हमारे लोग। उसमें इनके कॉलर लग जाएगा, जैसे हम देखते हैं यूरोप में तो अभी भी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो हर बकरी का आपके मोबाइल के ऊपर
डेली बेस के ऊपर स्टेटस आएगा कि आपकी फ़लाँ टैग नंबर बकरी ने रोज़ाना 50 कदम चलती थी, आज 20 कदम सफ़र किया है, आज टेम्परेचर ये रहा, आज उसने इतना वज़न फ़ीड खाई है, TMR इतना खाया है। तो मतलब इसके ऊपर आपका कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा बकरी की हरकत के ऊपर, उसकी एक्टिविटी के ऊपर, उसमें लॉस के चांस कम होंगे। कहने का मेन मकसद ये है। अभी रिवायती कल्चर के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हमें पता चलता है जब वो सारा काम ही ख़राब हो जाता है। जो लोग अभी हमारे यहाँ, मैंने कई लोगों से बातचीत की है जो बकरियाँ चराते हैं, या जैसे मेरी फार्मिंग है ना, मेरी भी तुरफ फार्मिंग है ना, रवायती है, बहुत पुरानी फार्मिंग है, कोई हाईटेक नहीं है। असल में अभी हाईटेक के ऊपर ख़र्चा बहुत आ रहा है। अगर आप हाईटेक जो फार्म है, जो आप देखते हैं कि ज़मीन से 4 फुट ऊंचा लगा के प्लास्टिक की जालियाँ और शेड बनाए जाते हैं ना, उनका अगर आप खर्चा निकालें तो एक बकरी की जगह बनाने के लिए आपको कमोबेश 4000 रुपये खर्च आ जाते हैं उसके ऊपर। 4000 रुपया एक बकरी की रिहाइश के लिए खर्चा आता है। तो ये काफ़ी कॉस्ट पड़ती है। अगर आपने 100 बकरी के लिए बनाना है तो ये आप ज़रा दे सकते हैं, काफ़ी बड़ी अमाउंट इसके ऊपर खर्च होती है। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, यहाँ भी फ़ायदे हैं, गर्म इलाकों के अंदर भी फ़ायदे हैं, पाकिस्तान में भी हैं। जैसे अभी अभी तो हमारे बकरियों के बच्चों का बहुत इश्यू आ रहा होता है ना, जब इनका ब्रीडिंग सिस्टम होता है तो मुझे बड़े मैसेज आ रहे होते हैं कि तारक भाई हमारे बकरियों के बच्चे बच नहीं पा रहे, किसी ने 20 दिए हैं तो 1 बच गया, 2 बच गए, 3 बच गए, 5 बच गए। तो ये बहुत परेशानी हो रही होती है उनको, वो मिट्टी खा रहे होते हैं, तो मिट्टी से ही नहीं रोक पा रहे और इतना खर्चा नहीं आ रहा है। मैंने कई वीडियो अभी शेयर, मेरी अभी बकरियों ने बच्चे दिए हैं तो 100% रिज़ल्ट है हमारे पास। मिट्टी तक मैंने एक्सेस नहीं दी, पैदा होते बच्चे को ही कंट्रोल रखा है हमने, वो जगह सारी बनाई उनके लिए, तो छोटा-सा एक सिस्टम बनाया है। तो अगर मैं उसमें बकरियाँ छोड़ूँगा तो मेरा ख़्याल, वो तो बकरियों लोहे का बना हुआ तो काफ़ी महँगा, 28-30 हज़ार रुपये खर्चा है। बच्चों के लिए ठीक है। तो ये अगर आप पुरानी फार्मिंग लेके चलेंगे या नई इस तरफ मूव करेंगे तो फिर ये लोग आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगे, या इनका प्रॉफ़िट रेशो ख़त्म हो जाएगी, या फिर बीमारियाँ जो जानवरों को आती हैं वो इनकी मत मार देंगी। वो इनसे कंट्रोल ही नहीं होगी चाहे जितनी भी वैक्सीनें करेंगे। अभी तो कंट्रोल है ये चीज़ें, अभी मसला नहीं है। जैसे मुँह खुर की बीमारी लास्ट 2-3 ईयर से, ये जो अभी 3 साल गुज़रे हैं, मुँह खुर की बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही पाकिस्तान में, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले हम एक वैक्सीन करते थे साल में, तो बेफ़िक्र हो जाते थे कि अब कोई मसला नहीं बनेगा। फिर हमने 2 वैक्सीनें शुरू कर दी 6-6 महीने के बाद। तो अभी लास्ट ईयर जो गुज़रा है इसमें 2 मतलब बूस्टर डोज़ें पहले हमने लगाई थी नवंबर-दिसंबर में, उसके बाद फिर हमने फरवरी में बूस्टर डोज़ें लगाई। इसके बावजूद अटैक किया मुँह खुर ने। तो इतनी सर्दी में और गर्मी शदीद मई-जून के महीने में मुँह खुर की बीमारी आ रही थी। इतनी मुँह ज़ोर हो गई हैं बीमारियाँ कि पाकिस्तान की बेहतरीन जितनी अच्छी दवाई मुझे मिली मैंने वो की। लेकिन फिर भी अटैक हुआ, लेकिन मेरे कंट्रोलेबल था और कई फार्म वाले जो ऐसे थे जिनको मैं जानता था, उनका बहुत नुकसान किया मुँह खुर की बीमारी ने। एंटेरोटॉक्सीमिया है, अभी इसकी दवाई कंट्रोल कर रही है बहुत अच्छी, अगर आप साल में 2 दफ़ा करते हैं तो इसका आपको इश्यू नहीं आएगा। पीपीआर की वैक्सीन तुर्की की आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप एक दफ़ा अपने फार्म में करते हैं, 3 साल तक वो अपना असर रखती है। आने वाले वक़्त में आहिस्ता-आहिस्ता हो सकता है कि ये पीपीआर की भी आपको 1 साल बाद करनी पड़े या साल में 2 दफ़ा करनी पड़े, ये कहने का मकसद है। लेकिन ये चीज़ें सारी आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप इस फार्मिंग में आना चाह रहे हैं, तो जैसी भी आप फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं, करें स्टार्ट इसको बिस्मिल्लाह करके, और थोड़ा-सा ज़हन को भी बड़ा रखें कि यार हमने कल को 1000 2000 बकरी का शेड बनाना है। काम को बेशक आप सादा स्टार्ट करें, मेरा काम बिल्कुल सादा स्टार्ट है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे साल 2 साल के अंदर हम इसको हाईटेक फार्म बनाना शुरू कर देंगे। हम इसकी बेस ही ऐसी रखेंगे कि हमें सिर्फ़ इसका फ्रेम बना के वो जालियाँ लगानी है, बाकी सारा कुछ हमारा ओके होगा। इसकी बेस ही हमारी ऐसी बनेगी इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा पूरा माइंड है इस काम में अंदर पूरा घुसने का, और मैं जाऊँगा भी। तो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा करके भी बनाते जाएँगे तो फिर वक़्त के साथ हमें बोझ नहीं आएगा और मसले-मसाइल नहीं आएँगे, चीज़ें कवर होंगी। तो ये आज की वीडियो थी। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपके जान, माल में, आपके रिज़्क में, उम्र में बरकतें दे और सदा आपको खुश रखे और आपकी एक-दूसरे के दिलों में बेपनाह मोहब्बतें डाले। ये मेरी दुआ है। तारिक अज़ीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।